राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। शहीद भगत सिंह के साथ फांसी के बराबर सजा पाने वाले शिवराम राजगुरु की आज जयंती है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में इनके जैसा शूटर सिर्फ चंद्रशेखर आजाद हुआ करते थे। बचपन से ही शिवराम जगत गुरु शंकराचार्य और लोकमान्य तिलक के संपर्क में रहे। संस्कृत शिक्षा में अत्यंत रुचि के कारण इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का पूर्ण परित्याग कर दिया। घर छोड़ने के बाद राजगुरु नासिक पहुंचे, जहां कुछ समय बाद इनकी मुलाकात सावरगांवकर से हुई। सावरगांवकर ने ही राजगुरु को आजाद और बाकी क्रांतिकारियों से मिलवाया। साइमन कमीशन के विरोध में उस समय लाला लाजपत राय द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। इस दौरान निकाले गए एक मार्च के समय अंग्रेजी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय शहीद हो गए। इसके बाद राजगुरु सहित क्रांतिकारियों का खून खौल उठा और भगत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या के बाद पूरे देश में राजगुरु की तलाश शुरू हो गई और उससे पहले भगत सिंह को असेंबली बम कांड के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। राजगुरु को गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। कहा जाता है मुकदमे के दौरान राजगुरु अंग्रेजी सवालों का संस्कृत में जवाब देते थे, जिसका अनुवाद जनता व सरकार के लिए भगत सिंह किया करते थे। इस कांड के बाद तीनों को फांसी की सजा हो गई। अंग्रेज सरकार सजा देने के बाद भी वीर बलिदानियों से इतना डरती थी कि 24 मार्च की तारीख तीनों सपूतों भगत, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के लिए मुकर्रर करने के बावजूद उनको एक दिन पहले ही 23 मार्च को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस समय उनकी उम्र मात्र 22 वर्ष की थी। उनकी 113वीं जयंती के अवसर पर राजगुरु के वंशज सतशील राजगुरु ने उन्हें याद किया और कहा कि देश के प्रति किया गया उनका बलिदान देशवासियों को सदा प्रेरित करता रहेगा। दिल्ली में इस अवसर पर शहीद राजगुरु कॉलेज में राजगुरु जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ आप नेता और विधायक आतिशी, कॉलेज के अध्यापकगण व छात्र मौजूद रहे। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के तत्वाधान में मां के दूध का महत्व पर गोष्ठी व अमर शहीद राजगुरु की 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर गायिका प्रवीण आर्या, दीप्ति सप्रा, प्रवीणा ठक्कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य, राजेश मेहंदी रत्ता आदि गोष्ठी में उपस्थित रहे। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि शहीद राजगुरु ने राष्ट्र की बलिवेदी पर अपना बलिदान दिया और आज आवश्यकता है कि नई पीढ़ी को उनके बलिदान के बारे में बताया जाए। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने शहीद राजगुरु की 113वीं जयंती पर देश की आम जनता व युवाओं से बात की। इस महान क्रांतिकारी के संदर्भ में उनके विचार जानने का प्रयास किया। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आज जो हमारे देश के जो क्रांतिकारी राजगुरु जी हैं, जो शहीद हो गए थे हमारे को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, आज उनका जो है जन्म दिवस है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्हीं लोगों के सैक्रिफाइसेस की वजह से आज हम एकदम फ्रीली घूम पाते हैं और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना अच्छा है। सब कुछ उन्हीं की वजह से। अगर उनके जैसे फ्रीडम फाइटर्स नहीं होते तो आज हम ऐसे नहीं होते, और जो भी सब है उन्हीं की वजह से। तो अगर उनका बर्थ आज हुआ है तो ये डे तो बहुत स्पेशल है कि अगर वो आज हैं हुए तभी वो हमारे लिए कर पाएँ कुछ, तो हमें बड़ा स्पेशली इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही है सब कुछ जो है। और उनके वो सब हम जाने तो दे नहीं सकते, जितने भी सैक्रिफाइसेस उन्होंने किए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सही हैं, अपने परिवार वालों से भी दूर रहे। उनको फांसी भी चढ़ा दिया गया था 31 मार्च को 1931 में। तो वही जो भी उन्होंने किया, उन्होंने सारे देश के लिए किया, अपने अकेले के बारे में नहीं सोचा। जो राजगुरु जी थे उनको फांसी लगी थी भगत सिंह के साथ, उन्होंने हमारे लिए इतने सेक्रीफाइसेस करे। मैं चाहूँगी कि हमारे देश के सभी लोग इस डे को बहुत अच्छी तरीके से, स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करें एंड उनके लिए हमारे को कुछ करना चाहिए। मतलब 2 मिनट का एक मौन वो रख के, मतलब कुछ उन्होंने जब हमारे लिए इतने सेक्रीफाइसेस करे हैं तो हमारे को भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर्स थे। उन्होंने हमारे लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी थी, जिनकी वजह से आज हम फ्रीली घूम सकते हैं। उनकी कुर्बानियाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मतलब की रही। उन्होंने हमारे लिए काफ़ी कुछ किया, तो मतलब उनका दिन जो है स्पेशली हमें मनाना चाहिए। उनका जन्म दिवस है आज, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। जो हमारे राजगुरु जी हैं उन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया था, और इसमें 3 लोग शहीद हुए थे। पहले है भगत सिंह, और दूसरे राजगुरु, और तीसरे सुखदेव जी हैं। और इनके शहीद को मतलब भूलना नहीं चाहिए। और इनका जन्मदिन है, तो
इस दिन को धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। हमारे देश के लिए राज भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु, इन्होंने हमारे देश को मतलब आज़ादी दिलाने के लिए अपने बलिदान तक दे दिया था। तो हमें इस दिन को, आज उनका बर्थडे है तो हमें उनको विश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और उनके लिए सेलिब्रेट करना चाहिए और हमें इस दिन को भूलना नहीं चाहिए और हमें अपने आने वाली पीढ़ी या फिर हम खुद उनके लिए या फिर हम अपनी तरफ से ऐसा कुछ करें ताकि हमारा भी आगे नाम हो। राजगुरु जी शहीद हो गए थे देश के लिए बहुत छोटी उम्र में। आज उनका जन्मदिन है, आज हमें उनका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में देश के लिए बहुत कुछ किया है, हमें भी करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो राजगुरु थे वो बहुत छोटी उम्र में भगत सिंह के साथ उनको फांसी हो गई थी। वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, तो हमें भी ऐसे करना चाहिए। आज उनका जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। हम यही कहेंगे कि क्या नाम है, उन्होंने छोटी उम्र में वो फांसी पे चल गए थे और हमें उनका बर्थडे अच्छे से मनाना चाहिए और हम भी अपने देश के लिए ऐसा कुछ कर सकें, हमें ऐसा मौका मिले तो। हमारे देश के लिए शहीदी दी, हमें वो नहीं भूलना चाहिए और हमें उनका जन्मदिन बहुत ही हमें याद रखना चाहिए उनका ये दिन और हमारे शहीदों को हमें नहीं भूलना। हम ये कर सकते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम उनके बारे में बता सकें ताकि वो भी जाने कि उन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ करा है। देश के लिए और अपना कौम के लिए अपने फांसी पे चढ़ गए राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, उनका जितना भी हम उनको नमन करें बहुत कम है और उनकी हमेशा यादें हमारे दिलों में रहेंगी और हमेशा ही याद करते रहेंगे उनको। जयंती है, हम तो याद कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, मगर जो हमारी युवा पीढ़ी है या जो हमारा समाज है या जो स्पेशली आप मीडिया हैं, उनको बिल्कुल ही भुला बैठे हैं। इसका प्रचार होना चाहिए, एजुकेशन में भी प्रचार होना चाहिए, बुक्स में भी होना चाहिए। जो उनकी शहादत है वो काबिल तारीफ़ है, भूली नहीं जा सकती। ये तो जितना प्रचार होगा शहीदों का, वो हमारी कंट्री के लिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए, आगे नए समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। राजगुरु जी बहुत अच्छे नेता थे जिन्होंने आज़ादी में बड़ा सहयोग दिया है। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और मैं अपने मन से जो है उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। लेकिन अभी सरकारी दस्तावेजों में उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं हम लोग। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं, सरकार को उन सब शहीदों के जन्मदिन मनाने चाहिए अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह मनाने चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना पूरा सहयोग दिया। महान क्रांतिकारी राजगुरु जी को भी सुखदेव और भगत सिंह की तरह याद किया जाता है और तीनों ने साथ में 23 मार्च 1931 को बलिदान दिया था अपना फांसी पर चढ़कर। उन्हें मैं सत नमन करता हूं और हमारे जगह जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं जिनके तहत उनको याद किया जा रहा है। उनका बहुत ही एक बड़ा महत्व है अपनी आज़ादी में। राजगुरु जी जिन्होंने बहुत ही कम उम्र के अंदर देश के लिए वो सब किया कि आजकल का युवा सोच भी नहीं सकता उस बारे के अंदर, और उन्होंने देश के लिए शहादत दी। हम उनके मतलब 100 जन्म लेकर भी हम लोगों का उपकार जो है वो कभी उतार नहीं सकते। आजकल की युवा पीढ़ी को संकल्प लेना चाहिए देश की सेवा किस तरीके से की जाए और मतलब एक उद्देश्य बनाना चाहिए उनको कि जो वो लोग कर गए वो लोग भी मतलब जो वो काम कर गए वो देश के लिए कोई भी नेता, कोई भी जो जिनके की जो अपने लगा के बैठे कि आज़ादी इन्होंने दिलवाई, किसी का इतना कोई योगदान नहीं है। देखिए वो सच्चे भगत थे जिन्होंने देश की आज़ादी दी थी और उन जैसी कुर्बानी आज के टाइम में कोई कर नहीं सकता। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये तीनों ही फ्रीडम फाइटर थे और इनका मुकाबला शायद ही हम में से कोई कर पाए। और मैं यही कहूँगा कि भाई हमारे युवाओं को भी देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, बल्कि इनको नशे से दूर होना चाहिए और अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए काम आना चाहिए इनको। जय हिंद, जय भारत। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में यूक्रेन के निकासी विमान को हाईजैक किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार विमान का रूट डाइवर्ट कर इसे ईरान ले जाया गया है। यूक्रेन के मंत्री के हवाले से आई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। यह प्लेन पिछले सप्ताह यूक्रेन के लोगों की निकासी के लिए अफगानिस्तान आया था और कुछ अनजान लोग उसे ईरान लेकर चले गए हैं। यूक्रेन का जहाज अफगानिस्तान से यूक्रेन के नागरिकों को बाहर निकालने के लिए काबुल पहुंचा था और उसे ईरान के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन उससे पहले ही हाईजैक कर लिया गया है। हालांकि रिपोर्ट में यूक्रेन के विदेश मंत्री के बयान के हवाले से यह भी कहा गया है कि हवाई जहाज आज नहीं बल्कि
रविवार को हाईजैक हुआ था। इस कारण से यूक्रेन के निकासी के अगले 3 प्लान सफल नहीं हो सके। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान राज के दौरान विमान अपहरण कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी 90 के दशक में भी भारत का एक विमान तालिबान के संरक्षण में आतंकियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। विमान को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार को खूंखार आतंकी मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा था। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना लौटने के पश्चात पत्रकारों से बात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना है। हमने अपनी बात रख दी है, अब निर्णय प्रधानमंत्री जी को लेना है। नहीं, कल तो आप सब जानते ही हैं, पहले से ही मालूम था आपको कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों ने मिलने के लिए आग्रह किया था कि समय दिया जाए, तो उन्होंने समय दिया था और कल 11 बजे हम लोग मिले थे और हमारे साथ 10 और लोग थे, सभी पार्टियों के सब रिप्रेजेंटेटिव थे और सब एक साथ गए और करीब करीब 40-45 मिनट उनके साथ बातचीत भी हुई। हम लोगों ने अपनी बात रखी और सारे लोगों ने, जितने पार्टी के सब रिप्रेजेंटेटिव थे, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी और यही था कि भाई जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और उसका लाभ है और ये सब के हित में होगा। तो ये सारी बातें उनको कह दी गई और उन्होंने सबकी बात को ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन निर्णय तो उनको लेना है। हम लोगों ने अपनी बात पूरे तौर पर रख दी है और पहले भी हम लोगों ने जो पत्र भेजा था उसमें भी जो विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा 2019 में जो पारित किया गया था प्रस्ताव और 2020 में दोनों, मतलब कि फरवरी महीने में ही तो जो पारित किया गया था वो सब भेज दिया था हम लोगों ने। और जो कुछ भी जो इसी पिछली बार जो विधानसभा का सत्र चल रहा था उसी के दौरान 30 तारीख को सब लोग मिले थे, तो उन्होंने भी जो मिल करके पत्र दिया था उसको भी हमने उसमें साथ में ही लगा दिया था। और जो बात थी कि हम लोग चाहते हैं जाति आधारित जनगणना, वह भी पत्र में एक एक बात सब कुछ लिख दिया गया था। तो सब पहले ही से हम लोग दे दिए थे, लेकिन कल विस्तृत तौर पर कि आखिर इसका कितना लाभ है, एडवांटेज है और किस तरह से लोगों की ख्वाहिश है। और हम लोग जो बात कर रहे हैं कि बिहार में सारे दल के लोग एक साथ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ और गए भी, जो भी विधानसभा और विधान परिषद में जितने दल हैं 10 दल, सब लोग एक साथ गए। तो एक समझ लीजिए कि ये एक किस तरह से सब लोगों की राय एक ही प्रकार की है और अन्य राज्यों में भी इस तरह की राय होगी। लेकिन हम लोग तो अपने यहाँ जो देखे हैं सब लोग मिल करके, तो जो कुछ भी हम लोगों ने रिजोल्यूशन किया और उसके अलावे जो बोलते रहे हैं, तो ये उचित होगा, उपयोगी होगा, देश के हित में है। बिहार में, उत्तर बिहार में बाढ़ की विभीषिका काफ़ी दिनों से चली आ रही है और आपने इधर पहल भी की है। कई मंत्रियों का दौरा भी पूर्व में हुआ और संजय झा जल संसाधन मंत्री के साथ आपने
पिछले दिनों दौरा किया। क्या स्थिति है, बाढ़ की समस्या का निदान कैसे होगा, बताएं माननीय विधान परिषद महोदय जी। नहीं, ये इस बार जो बाढ़ आई है इसके समस्या का निदान किसी आदमी के हाथ में नहीं है। अतिवृष्टि, ज़्यादा बरसात हुआ है, उसके चलते सब जगह जल जमाव हुआ है। हर साल जो नेपाल के नदियों का और नेपाल के पहाड़ों का पानी आ जाता है पूरे बिहार में, उसके चलते होता था। और उसका इलाज तो एक हाई डैम बनाने वाली बात है नेपाल उसके लिए तैयार होता नहीं है, तो 50 साल से ये बात चल रही है। लेकिन इस वर्ष जो है जो सब जगह पानी है वो बाढ़ से ज़्यादा जल जमाव उसको माना जाएगा, इसलिए कि बाढ़ नहीं है उस तरह से। लेकिन सरकार उसके प्रति पूरा सचेत रही है। आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री ने, मैं समझता हूँ अभी तक 20 दिन टोटल मुझे लगता है या तो हवाई दौरा किया होगा या सड़क मार्ग से सब जगह जहाँ भी बाढ़ है वहाँ गए हैं खुद, जहाँ भी राहत की ज़रूरत है राहत चलाई जा रही है। और मैं समझता हूँ जो हालत ये है कि 4 महीने से लगातार बारिश हो रही है पूरे बिहार में, सब लोग हम लोग उसके हम लोग सबको भुगत रहे हैं उसका। प्राकृतिक आपदा तो हम नहीं मानते हैं इसको, इसलिए कि बारिश है, तकलीफ हो रही जनता को जरूर, लेकिन अभी तक हम इसको आपदा के रूप नहीं हम मानेंगे इसको बिहार की जनता है, बिहार की जनता बेचारी इसमें ऐसे भी कष्ट में, हर बाढ़ के हर बरसात के सीजन में कुछ न कुछ या तो बाढ़ आ जाएगी या जल जमाव होगा, ये होते रहता है। लेकिन बिहार की जनता इसको झेलना जानती है और बिहार सरकार भी इसके प्रति सचेत है, इसमें कोई शक नहीं। इन दिनों बिहार में कोरोना मापदंड का काफ़ी उल्लंघन हो रहा है। मैंने दौरा किया उत्तर बिहार से लेकर राजधानी में, अधिकांश लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। एक राजनेता होने के तौर पर क्या बिहार वासियों से अपील करेंगे? अपील क्या, हम लोग तो अपील माननीय मुख्यमंत्री जहाँ जाइए मुख्यमंत्री जी स्वयं मास्क लगाए हुए हैं और अपील कर रहे हैं। सभी जगह उनके पोस्टर टंगे हुए हैं कि भाई मास्क लीजिए। खास 4-5 जिले का दौरा उन्होंने किया कि मैं देखने जा रहा हूँ कि लोग मास्क पहनते हैं कि नहीं। अब बिहार के लोग नहीं पहनते हैं, बिहार के लोगों को पहनना चाहिए, ये उनके भले की बात है। कोई एक मास्क लगाने में क्या दिक्कत किसी को है, मेरे समझ में नहीं आता है, लेकिन नहीं लगाते हैं। तो अगर भगवान न करे, लेकिन अगर उनको बीमारी पकड़ेगी तो तभी उनके घर वालों को पता लगे रहेगा कि हाँ मास्क पहने रहते तो शायद नहीं होता। ये मास्क तो पहनना चाहिए। मैं अपील करूँगा, हाथ जोड़ूंगा बिहार की जनता से। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक और तमाम अधिकारी रहते हैं। उनके आवास से 2 किलोमीटर की दूरी पर तेज प्रताप नगर सेतु नगर नामक मोहल्ला है। वहां के नागरिक आज भी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यहां पर सड़क की बुरी स्थिति से आने जाने वाले लोगों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। यह हालत इसलिए हुई है कि इलाके में पहले बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का प्लांट था। बड़े बड़े वाहनों पर मिक्सिंग प्लांट में बनने वाले सामग्री को निर्माण स्थल तक ले जाया जाता था। उस समय जो पीसीसी सड़क पूरी नहीं थी, वह पूर्ण रूप में टूट गई। कुछ दिनों बाद लॉर्सन एंड टर्बो नामक कंपनी सीवरेज का काम करने के लिए और तेज प्रताप नगर सेतु नगर मोहल्ले पहुंची। वहां बड़े बड़े गड्ढे निर्माण के नाम पर कर दिए गए और इस कारण यह हालत हो गई है कि बड़े बड़े वाहनों का प्रवेश तेज प्रताप नगर सेतु नगर में हुआ और इससे सड़क पूरी तरह टूट गई। बीच बीच में सड़क मरम्मत के नाम पर थोड़ा बहुत कर दिया जाता था, लेकिन वह टिकता नहीं है। पिछले दिनों भी हुई भारी बारिश के बाद मोहल्ले की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि लोग पैंट जूते उतार कर ही सड़क पार कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि इस ओर मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री स्थानीय विधायक ध्यान दें और जल्द से जल्द इस समस्या से उन्हें निजात। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री व प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान विफल हो चुका है। इसका कारण एमसीडी में व्याप्त भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने और एमसीडी के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए महाअभियान की शुरुआत करेगी, जिसका नेतृत्व क्षेत्रीय विधायक करेंगे। सबसे पहले किसी भी मोहल्ले में घुसने से पहले कूड़े से मुलाकात होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, लेकिन वो भी मिशन भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के मेयर नहीं पूरा कर पाए।
स्वच्छ भारत अभियान का मिशन भी दिल्ली के अंदर फेल हो गया और दिल्ली कूड़ा कूड़ा ही बनी रही। नहीं कर पाए एक बात है, लेकिन करने की ना तो कोई योजना दिखती है ना कोई नियत दिखती है। ऐसा शायद लगता है, एक घमंड है कि हम तो करें या ना करें चुनाव जीत ही जाएंगे। दिल्ली के लोगों की मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में जिताना। ऐसा एक अहंकार भाजपा के नेताओं के अंदर दिखता है। और बात यहीं तक अब नहीं है, करप्शन ने पूरे एमसीडी के सिस्टम को ऊपर से नीचे तक खोखला कर दिया और उसका परिणाम यह है कि आज एमसीडी की संपत्तियों को बेच करके भी एमसीडी को चलाना संभव भाजपा के लिए नहीं रह गया। औने पौने दाम पर एमसीडी को बेचा जा रहा है, एमसीडी की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। जाते जाते भी ऐसा लग रहा है कि ऐसी मंशा दिख रही है कि जो कुछ बचा खुचा है उसको भी बेच खाओ। ऐसे में दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के आम आदमी पार्टी एमसीडी को कूड़ा और करप्शन फ्री बनाने के लिए 1 सितंबर से दिल्ली में महाअभियान शुरू करने हम जा रहे हैं। कल हमने दिल्ली के सभी विधायकों, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों के साथ देर रात तक हमने बैठक की और उसके बाद ये निर्णय लिया कि इस दिल्ली कि एमसीडी को कूड़ा और करप्शन फ्री बनाने के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक दिल्ली में अभियान का पहला चरण चलाया जाएगा। इस 1 महीने के लंबे अभियान में 2500 मीटिंगें की जाएंगी। ये जो इस पूरे अभियान का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के विधायक करेंगे। सभी विधायक, आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम को 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक संचालित करेंगे, जिसके तहत दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सभी विधायक विधानसभा क्षेत्र के अंदर अलग अलग मोहल्लों में जाएंगे, कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वहां के जनता के साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और साथ ही साथ कैसे दिल्ली को इस कूड़ा और करप्शन से मुक्त किया जाए, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। हम लोग अगले 1 सितंबर से 30 सितंबर तक इन 2000 सभाओं के माध्यम से जनता को इस बदलाव के लिए खड़ा करेंगे। 30 सितंबर के कार्यक्रम के समापन के बाद हम पूरे अभियान की समीक्षा करेंगे और उस समीक्षा के बाद फिर अगले अभियान के लिए हम रूपरेखा तय करेंगे। मुझे भरोसा है कि जिस तरह से उपचुनाव में जो एमसीडी के उपचुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पहली बार दिल्ली के अंदर जीरो पर आई, आगामी एमसीडी के चुनाव में उन्होंने जिस हालात में दिल्ली को पहुंचाया है, दिल्ली की जनता तैयार होगी और दिल्ली के अंदर एमसीडी में भी बड़े बदलाव को। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के केशवपुरम जोन के अंतर्गत दीवारों को पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छ और सुंदर बनाने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज ब्रिटानिया चौक के आसपास के पिलरों पर पेंटिंग का
लोकार्पण किया गया। जोन के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने इस अवसर पर बताया कि दीवारों पर पेंटिंग में विभिन्न प्रकार के योगासनों को दर्शाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को योगासन के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना है। पेंटिंग का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ पर रंगीन लाइटें लगी हैं, जिससे रात में पेंटिंग सुंदर, मोहक और आकर्षक प्रतीत होगी। पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए इस पेंटिंग के आसपास छोटे छोटे पौधे भी लगाए गए हैं, जिससे गाड़ियों की आवाजाही से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। इस अवसर पर जोन के उपायुक्त विक्रम मलिक ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में इस प्रकार के कार्यों की शुरुआत पहले भी हो चुकी है। बढ़ाते हुए दीवारों पर पेंटिंग के माध्यम से पूरे निगम क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। इस लोकार्पण कार्यक्रम में केशवपुरम जोन के अध्यक्ष योगेश वर्मा, उपाध्यक्ष सीमा गुप्ता, पार्षद मीनाक्षी बेनीवाल, अशोक गंगवाल, राजीव यादव व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उस चित्रकारी के अंदर हम लोगों को ये प्रेरणा भी दे रहे हैं कि आप इस प्रकार से आपका जीवन होना चाहिए और योग ही जीवन है। वो संदेश देने के लिए हमने इस हर प्रकार से चित्रकारी की है। वो संदेश भी देगा और अपने क्षेत्र को साफ करने में हमें सहयोग भी देगा। इसलिए आप देखोगे कभी रात को आओगे, इस पर जो सुंदर कलर्ड लाइटें लगी हैं वो इस स्थान को और अच्छा बनाती हैं, आकर्षक भी बनाती हैं। उसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि स्वच्छता भी बनाए रखें, सुंदरता भी बनाए रखें, उसके साथ हम एक प्रेरणा भी दें कि हमें योग को अपने जीवन में उतारना है। एमसीडी द्वारा और यहाँ के डीसी प्रदीप मलिक जी द्वारा आज जो इतनी बढ़िया ये पीडब्ल्यूडी का फ्लाईओवर है, इसके नीचे जो इतनी बढ़िया सौंदर्यीकरण पेंटिंग के तौर पे लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ पे रात को लाइटिंग होती है तो अच्छा लगता है कि एमसीडी की ये अच्छी पहल है और इसके लिए मैं पूरे एमसीडी के सभी अधिकारी, कर्मचारी सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे ही दिल्ली को बढ़िया सौंदर्यीकरण करते रहें और दिल्ली का विकास करते रहें। दिल्ली वासियों को संदेश यही देना चाहूँगा कि अपने शहर को साफ रखें, स्वस्थ रखें, पेड़ पौधे लगाएं और ऐसी गंभीर बीमारियों से बचने के लिए सारे नियमों का पालन करें। यही संदेश देना चाहते हैं कि जब यहाँ से मेरे युवा भाई बहनें जब निकलें तो जो ये चित्र बने हुए हैं, जितने भी योगा के हैं, चाहे खेल कूद के हैं और पर्यावरण के इतने सुंदर सुंदर पौधे लगाए गए हैं, उससे उनके मन में सकारात्मक विचार आए। और जो कोरोना काल के अंदर मेरे बहुत सारे भाई डिप्रेशन की तरफ निकल गए थे, उनको उससे वापस आने में उनको सहयोग मिले। और जैसे मोदी जी भी बहुत प्रोत्साहन कर रहे हैं आज की बेटियों को, महिलाओं को, खेल कूद को, योगा को। आज उन्होंने सबसे ज़्यादा मन की बात के अंदर, जो भी हमने पीछे मन की बात देखी थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा खेल कूद को ही प्राथमिकता दी थी। उन्होंने कहा था खेलोगे कूदोगे बढ़ोगे नवाब, और जब बढ़ोगे नवाब तो देश की उन्नति भी करोगे आप। तो इसीलिए उसी एक रणनीति के तहत हमारे केशवपुरम जोन ने पहल की है और हर मेट्रो चौक पर, हर चौक के अंदर, अभी जैसे बहुत जल्दी हम मधुबन चौक पर भी हमारे खेल कूद के जो स्पोक्स पर्सन थे उन सबकी तस्वीरें, चित्र का उद्घाटन करने वाले हैं अगले हफ्ते। तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में सकारात्मक सोच लाती है। इसी उद्देश्य के साथ हमने ये काम किया। अफगानिस्तान से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां पहुंची भारत। हरदीप पुरी ने खुद किया रिसीव। महंगे तेल से आम आदमी को राहत, पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता। यूपी में आज से खुले कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल। 2 शिफ्टों में 50% क्षमता के साथ होगी पढ़ाई। यूपी पुलिस ने नफरत भरे बयान के मामले में आप सांसद संजय सिंह और 2 अन्य को क्लीन चिट दी। देश में कम होने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 25,467 नए केस, 354 मरीजों की मौत। अफगानिस्तान से दिल्ली लौटे लोगों पर कोरोना का खतरा। 146 यात्रियों में से 12 मिले संक्रमित। नारायण राणे के खिलाफ शिव सैनिकों का विरोध प्रदर्शन। नासिक में भाजपा दफ्तर पर हुआ पथराव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना कर्नाटक। तेजस ट्रेन हुई 2.5 घंटे लेट। IRCT यात्रियों को देगा 4 लाख रुपए का मुआवजा। Amazon प्राइम वीडियो ने मुंबई डायरीज 26/11 के कैरेक्टर्स की एक झलक की साझा।
राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम